हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हम सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2024 में और अभी हमारी सीडीपी की सीरीज़ चल रही है। आज सीडीपी की हमारी 5वीं क्लास है। इससे पहले 4 क्लासेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं फ्रेंड्स। एक प्लेलिस्ट क्रिएट करी है, वहाँ पर पर डे की जो क्लासेस हैं वो ऐड ऑन होती रहती हैं, तो आप लोग जा करके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको सारी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करवाने वाली हूँ। फिलहाल हमारा सीडीपी का सीरीज़ चला है, तो चलिए आज की हमारी जो 5वीं क्लास है इसको हम पढ़ लेते हैं। और ये पीडीएफ अगर आपको पर डे का चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा फ्रेंड्स, वहाँ पर ये पीडीएफ आपको पर डे मिलते रहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं और समझ लेते हैं। आज का हमारा 5वां जो चैप्टर है व्यक्तिगत विभिन्नताएं, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती क्या हैं। देखिए फ्रेंड्स, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और हर कोई जो है एक दूसरे से अलग होता है, भिन्न होता है, डिफरेंट होता है। अलग अलग चीज़ों के बेसिस पर डिफरेंट होता है। जैसे हाइट के बेसिस पर डिफरेंस होता है, आपकी हाइट कुछ और होगी, किसी अन्य व्यक्ति की कुछ और हो सकती है। वेट में डिफरेंस हो सकता है। और अगर आनुवंशिक पर हम चलें तो किसी के हेयर का कलर अलग होता है, किसी की आइज़ का कलर ब्लैक होता है तो किसी की आइज़ ब्राउन होती हैं, ठीक है। और अगर इंटेलिजेंस के लेवल पर चले जाएं तो किसी का दिमाग बहुत तेज होता है, किसी का थोड़ा सा कम होता है। और अगर क्रिएटिविटी के लेवल पर जाएं तो कोई बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है, कोई कम क्रिएटिव होता है। किसी का इंटरेस्ट ड्राइंग में अच्छा है तो किसी का पढ़ाने में अच्छा है, किसी का लिखने में अच्छा है तो किसी का पेंटिंग में अच्छा है। तो इस तरीके से दुनिया में हर कोई व्यक्ति अलग अलग होता है, चाहे किसी भी लेवल पर हो, पर वो अलग होता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, दुनिया में कोई भी व्यक्ति 100% सेम नहीं हो सकता। इवन जो ट्विंस होते हैं वो भी कभी सेम नहीं होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और यहीं से हम अपना चैप्टर समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, व्यक्तिगत विभिन्नता दुनिया की प्रत्येक प्रजाति में पाई जाती है, प्रत्येक प्रजाति, ठीक है। उदाहरण, ट्विंस भी कभी समान नहीं होते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया। ट्विंस यानी कि जो जुड़वा होते हैं, जुड़वा बच्चे भी कभी समान नहीं होते हैं। हाँ, ये होता है कि आपको दिखने में वो सेम लगते हैं, क्योंकि हम ऐसे ही पहचानते हैं ना। जब हमको कोई 2 बच्चे दिखते हैं, वो दिखने में सेम होते हैं, तो हम कहते हैं अच्छा ये जुड़वा बच्चे हैं। इस तरीके से आप पहचानते हैं। और कभी कभी जो जुड़वा बच्चे होते हैं वो दिखने में सेम नहीं भी हो सकते हैं। कभी कभी जो जुड़वा बच्चे होते हैं वो सेम जेंडर के होते हैं, तो कोई जुड़वा बच्चे सेम जेंडर के नहीं भी होते हैं। कहने का मतलब है, 2 बच्चे देखिए आपने, 2 छोटे छोटे से बॉयज़ हैं, वो दिखने में सेम है, आप कहेंगे अच्छा ये ट्विंस हैं। और ट्विंस कभी ऐसे भी होते हैं कि एक लड़का होगा और एक लड़की होगी, वो भी ट्विंस होते हैं। बट दुनिया में जो ट्विंस होते हैं ना, वो भी कभी समान नहीं होते हैं। 100% कोई भी व्यक्ति सेम नहीं होता है दुनिया में। यही होता है विभिन्नता। और ये जो विभिन्नता होती है वो ही जो है हमारे अंदर एक ब्यूटी का काम करती है। किस तरीके से, देखिए, हर व्यक्ति में किसी न किसी प्रकार की भिन्नता होती है, ये आप जानते ही हैं, जो कि मैंने आपको समझा दिया। जैसे अगर हम इंटेलिजेंस के लेवल पर जाएं तो किसी का इंटेलिजेंस कितना होता है, 104 होता है, ठीक है। आईक्यू लेवल की मैं बात कर रही हूँ। किसी का आईक्यू लेवल 90 हो सकता है, तो आईक्यू के लेवल पर भी डिफरेंट है। यानी कि किसी न किसी बेसिस पर हर कोई व्यक्ति डिफरेंट होता ही है, ठीक है। अब यहाँ पर जो माया एंग्ल्यू हैं, ये क्या कहती है, ध्यान रखिए, सीटेट में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। माया एंग्ल्यू कहती हैं कि विभिन्नता ही हमारी ब्यूटी और स्ट्रेंथ है। वो जो विभिन्नता होती है वो ही हमें समाज में अन्य व्यक्तियों से अलग दिखाती है, एक यूनिकनेस दिखाती है। हर कोई व्यक्ति यूनिक होता है, चाहे वो काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे सांवला हो। हर किसी की अपनी एक ब्यूटी है और स्ट्रेंथ है, और कभी भी उस चीज़ का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और अपने उस यूनिकनेस को अपनी स्ट्रेंथ समझना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, पर्सनली लाइफ में भी ये चीज़ यूज़ करनी है। बाकी हम सीडीपी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर किसने क्या कहा है, कौन सा साइकोलॉजिस्ट क्या कहता है, ये भी हमें याद करना होगा। तो माया एंग्ल्यू के अनुसार जो हमारी विभिन्नता होती है, भिन्नता होती है, वो हमारी ब्यूटी और स्ट्रेंथ है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार क्या क्या हैं, यानी कि किस किस चीज़ के बेसिस पर आप व्यक्तिगत विभिन्नता को कैटेगराइज कर सकते हैं कि इन लेवल के बेसिस पर हर कोई व्यक्ति अलग होता है। सबसे पहले इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धि के बेसिस पर। अब क्या होता है ना, आपने देखा होगा कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो आपको अच्छे से समझा देता है चीज़ों को। कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो ज़्यादा अच्छे से समझा नहीं पाता है, लेकिन उसको नॉलेज पूरी होती है, ठीक है। और बुद्धि में अगर आईक्यू लेवल की बात करें तो कोई बच्चा गिफ्टेड होता है, कोई बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है, तो कोई डल होता है, ठीक है। तो बुद्धि के लेवल पर भी हर कोई अलग अलग होता है। जैसे अभी मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ, तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो एक बार इस चैप्टर को देखेंगे
तो उनके समझ में ये चैप्टर आ जाएगा। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको ये चैप्टर याद करने के लिए वीडियो को 2 बार देखना होगा। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि बुद्धि के बेसिस पर, इंटेलिजेंस के बेसिस पर हर कोई व्यक्ति अलग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है वैल्यूज़, यानी कि मूल्य। जो मूल्य आपको दिए जाते हैं समाज से, आपकी फैमिली से, मूल्य के आधार पर भी हर कोई अलग अलग होता है। ठीक है, या फिर आप कहें संस्कार, हर किसी के संस्कार अलग अलग होते हैं और वो सिखाए जाते हैं फैमिली में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पर्सनैलिटी, यानी कि व्यक्तित्व। हर किसी की पर्सनैलिटी अलग होती है फ्रेंड्स। आपने देखा होगा, एक टीचर को आप देखेंगे उनकी पर्सनैलिटी आपको अलग दिखेगी, एक डॉक्टर को आप देखेंगे उनकी पर्सनैलिटी आपको अलग दिखेगी, एक स्टूडेंट को आप देखें उसकी पर्सनैलिटी अलग दिखेगी। ठीक है, तो पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व जो है हर किसी व्यक्ति का अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि जो पर्सनैलिटी मेरी है वो सभी की हो जाएगी, या फिर किसी अन्य व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है वो सभी की हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट समझ लेते हैं एप्टीट्यूड, अभिक्षमता, यानी कि एबिलिटी। हर किसी की एबिलिटी भी अलग होती है, क्षमता अलग होती है। किसी की क्षमता होती है कि एक बार पढ़ के पूरे दिमाग में उस चीज़ को समझ लेता है, किसी की एबिलिटी होती है कि उस चीज़ को समझने के लिए 2 या 3 बार उसको देखना होता है। तो ये हर किसी का अपना अपना है, एबिलिटी है, एप्टीट्यूड है, अभिक्षमता है। ज़रूरी नहीं है मेरी जैसी है वैसी सभी की हो, ज़रूरी नहीं है आपकी एबिलिटी जो है वो सभी की हो। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, आपने देखा होगा, वो खाली नहीं बैठते हैं, कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, किसी ना किसी चीज़ में लगे रहते हैं, वो उनका अपना तरीका है। और कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ज़्यादा सोना पसंद करते हैं, उनका अलग तरीका है। तो किसी ना किसी बेसिस पर विभिन्न यानी कि डिफरेंस होता ही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट, यानी कि रुचि। हर किसी व्यक्ति की रुचि अलग होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरा इंटरेस्ट है, मेरी रुचि है पढ़ाने में, मेरी रुचि है, मेरा इंटरेस्ट है कि मैं किसी को वो चीज़ें समझा पा रही हूँ जो मुझे समझ में आती हैं। जैसे मैंने सीटेट के दोनों पेपर क्वालिफाई करे, पहले मैंने खुद पढ़ाई करी, सारे सब्जेक्ट्स को खुद समझा, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करा, उसके बाद जा कर के मैं आप लोगों को ये चीज़ समझा पा रही हूँ। और वो चीज़ समझाना, आपको पढ़ाना, ये मेरी रुचि है, ये मेरा इंटरेस्ट है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति का इंटरेस्ट यही हो, अब आप लोगों का इंटरेस्ट कुछ और भी हो सकता है। आपका इंटरेस्ट है कि जैसे कोई टॉपिक पढ़ना है तो अलग अलग लोगों के वीडियोस देखें, ये आपका इंटरेस्ट हो सकता है। आपका इंटरेस्ट हो सकता है लिखने में, ज़रूरी थोड़ी है पढ़ाना ही सबका इंटरेस्ट हो। किसी का इंटरेस्ट लिखने में होता है, किसी का इंटरेस्ट होता है ड्राइंग करने में, तो किसी का इंटरेस्ट होता है पेंटिंग में, आपने देखा होगा। और अगर जॉब को लेकर हम चलें तो किसी व्यक्ति का इंटरेस्ट होता है टीचर बनने में, कोई व्यक्ति सोचता है मुझे डॉक्टर बनना है, कोई सोचता है मुझे पुलिस बनना है। ठीक है, हर किसी की अपनी अपनी रुचि है, अपना अपना इंटरेस्ट है। मोस्टली आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनका इंटरेस्ट आप जानते ही हैं, और जो कि ज़रूरी भी है रोज़गार पाने के लिए कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करी जाए, उसके बाद एक कोई गवर्नमेंट जॉब ले ली जाए। अब भले ही वो उनकी रुचि में ना भी हो, ये तो खैर रोज़गार वाली बात हो गई, लेकिन इंटरेस्ट की अगर बात करें तो इंटरेस्ट व्यक्ति वहाँ पर दिखाता है जहाँ पर उसे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन अपने इंटरेस्ट से काम कर रहा है। जैसे अब मेरा है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है। ठीक है, तो हर किसी व्यक्ति का इंटरेस्ट अलग अलग चीज़ों में हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, हम सभी अदर वेज पर भी अलग अलग होते हैं, जैसे जेंडर के बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर, क्लास, रिलीजन, कम्युनिटी। ठीक है, जेंडर के बेसिस पर कोई मेल होगा, कोई फीमेल हो सकता है, हर किसी की कास्ट अलग हो सकती है कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय होगा, हर किसी का क्लास अलग होगा, रिलीजन, कम्युनिटी तो ये सारी चीज़ों के बेसिस पर व्यक्ति अलग होता ही है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये समझ लिया कि इंडिविजुअल डिफरेंस होता क्या है। अब ये इंडिविजुअल डिफरेंस हमारे अंदर आता कहाँ से है, यानी कि दुनिया में हर कोई व्यक्ति अलग अलग होता है, कैसे होता है, किस चीज़ के बेसिस पर होता है। तो इसमें 2 टर्म्स आते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। एक होता है इनहेरिटेड, यानी कि हमें हमारे मम्मी पापा से कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स मिले हुए होते हैं जो हमें दुनिया में सभी से अलग बनाते हैं, एक यूनिक पर्सन बनाते हैं। दूसरा एक्वायर्ड की हुई भी कुछ चीज़ें होती हैं, अर्जित करते हैं हम समाज से अर्जित करके हम दुनिया में अलग दिखते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को हम डिटेल में समझने वाले हैं और क्वेश्चन आपके यहीं से बनते हैं। तो सबसे पहले आनुवंशिक की बात करेंगे, यानी कि इनहेरिटेड की बात करेंगे। ऐसा हमें हमारे पूर्वजों से क्या मिलता है कि हम लोगों से अलग दिखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल, यानी कि हमारा शरीर, शारीरिक बनावट। दूसरा मेंटल, यानी कि मानसिक। और तीसरा टेम्परामेंट, यानी कि जो हमारा स्वभाव है, हमारा बिहेवियर है। ठीक है, तो सबसे पहले फिजिकल अगर शारीरिक की बात करें तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा, आपकी जो हाइट है या आपका जो वेट है या आपकी बॉडी का जो शेप है,
ये कहीं ना कहीं आपके मम्मी पापा से मिलता जुलता हुआ होगा। ठीक है, आप कभी भी और चीज़ ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। आपने देखा होगा अगर कभी कोई बच्चा हाइट में कम होता है तो कहीं ना कहीं उसके जो पेरेंट्स हैं उनमें से भी किसी एक की हाइट कम ही होगी। आपने देखा होगा कोई बच्चा बहुत ज़्यादा पतला होता है तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स में एक जो है पतला होगा ही होगा, या फिर कोई बहुत ज़्यादा हैवी होता है किसी की बॉडी तो उनके मम्मी पापा में से किसी एक की बॉडी वैसी ही होगी। तो ये चीज़ हमको मिली होती है, ये सारे गुण हमें क्या होते हैं, इनहेरिटेड होते हैं, आनुवंशिक रूप से मिले हुए होते हैं, इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेंटल यानी कि मानसिक। अब देखिए मानसिक रूप से भी कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ डल होते हैं, कुछ क्रिएटिव होते हैं, आपने देखा होगा। तो ये जो सारे गुण हैं ना थोड़े बहुत उनको उनके पेरेंट्स से ही मिले होते हैं। जैसे आपने देखा होगा किसी की मदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होती हैं तो आप देखना उनके बच्चों में भी कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी के थोड़ा बहुत गुण आपको मिलेंगे। कोई बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, अगर आप उसके बैकग्राउंड को देखेंगे तो उसके बैकग्राउंड में उसके पूर्वजों में कोई ना कोई इंटेलिजेंट रहा हुआ होगा, इसीलिए उसके गुण जो है बच्चे में भी आते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका इनहेरिटेड। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टेम्परामेंट यानी कि जो हमारा स्वभाव होता है। आपने देखा होगा किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है यानी कि एंगर, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, वो जानबूझ के नहीं करता है, वो उसके स्वभाव में है, वो उसके बिहेवियर में है, वो उसका टेम्परामेंट है जो कि उसको उसके पेरेंट्स से मिला हुआ है। अगर आप देखेंगे ना कोई बच्चा बहुत जल्दी इमोशनल होता है, रोने लगता है, अब अगर आप उनके पेरेंट्स को देखेंगे तो उनमें भी कोई ना कोई एक ऐसा होगा जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा। तो वही गुण क्या होते हैं कि दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं कि जो हमारे गुण हैं वो हमारी नेक्स्ट पीढ़ी में जो ट्रांसफ़र होते हैं उसी को हम बोलते हैं इनहेरिटेड। तभी तो हम ये कह रहे हैं हमसे जो पहले वाली पीढ़ी आई है उनके गुण हमारे अंदर आए हुए हैं। हमको जब किसी बात पे जल्दी जल्दी गुस्सा आने लगता है तो ये हो सकता है कि हमारे मम्मी या पापा में से भी किसी का बिहेवियर या फिर स्वभाव ऐसा होगा कि उन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है। या हम सभी से प्रेम करते हैं, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी बुरा हमारे लिए क्यों ना कर रहा हो, हम उससे प्रेम करते हैं क्योंकि वो स्वभाव हमें मिला हुआ है, इनहेरिटेड है। ठीक है, तो यही चीज़ होता है आपका टेम्परामेंट। तो ये जो 3 चीज़ें आपने पढ़ी हैं फ्रेंड्स, ये व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत आती हैं, लेकिन ये हमको आनुवंशिक रूप से मिली हुई होती हैं। ठीक है, हमारे पूर्वजों से। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो एक्वायर्ड होती हैं, जिनको हम समाज से ग्रहण करते हैं। तो देखिए सबसे पहले सोशल आता है, सामाजिक, दूसरा कल्चरल सांस्कृतिक, तीसरा एजुकेशनल शैक्षिक और चौथा इमोशनल सामवेगिक। अब देखिए सबसे पहले एक्वायर्ड यानी कि जो अर्जित किए हैं हमने गुण, उसमें आता है सोशल यानी कि सामाजिक। देखिए फ्रेंड्स दुनिया में इतने सारे व्यक्ति होते हैं, हर किसी का जो सामाजिकरण है वो अलग अलग तरीके से होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं जब बच्चा पैदा होता है तो उसका सामाजिकरण उसकी फैमिली से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब एक बच्चे की फैमिली ऐसी है जो कि बहुत ज़्यादा सोशल है, एक दूसरे से बातचीत करते हैं फैमिली में, और पूरी जॉइंट फैमिली रहती है, बहुत सारे मेंबर रहते हैं, तो वहाँ पर बच्चे का सामाजिकरण बहुत बेहतर तरीके से होगा क्योंकि बच्चा अपने फैमिली मेम्बर्स को देखता है और धीरे धीरे उन्हीं से चीज़ें सीखता है, बोलने लगता है। ठीक है, अब एक बच्चे की फैमिली ऐसी है जहाँ पर मेंबर्स बहुत कम हैं, सिर्फ मम्मी पापा हैं, वो भी दिन भर जॉब करते हैं, रात में आते हैं, खाना बनाते हैं, सोते हैं, यही उनका डेली का रूटीन है। वहाँ पर बच्चे का जो सामाजिकरण है ना यानी कि सोशलाइजेशन है वो बहुत ही कम होगा, इस बच्चे के कंपैरिजन में तो बहुत ही कम हो जाएगा। तो इसी तरीके से डिपेंड करता है, हम ये चीज़ समाज से अर्जित करते हैं, समाज हमको जैसी चीज़ें दिखाता है हम वैसा करते हुए चले जाते हैं। ठीक है, समाज में हम जो चीज़ देखेंगे, क्योंकि देखिए हर किसी का समाज अलग होता है, जैसे आप जिस समाज में रहते हैं वो समाज अलग होगा, मैं जिस समाज में रहती हूँ वो समाज अलग है। तो हो सकता है आप अपने समाज से जो चीज़ें सीख रहे हैं वो मैं अपने समाज से चीज़ें नहीं सीख रही हूँ। तो यही होता है बच्चे का जो सामाजिकरण है, उसमें समाज का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है, और उस समाज में आपके मम्मी पापा, आपके पड़ोसी, आपके स्कूल, सारी चीज़ें आ जाती हैं, सब कुछ इंक्लूडेड है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फैमिली ही है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सोशलाइजेशन डिपेंड करता है कि उसके आसपास का समाज कैसा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक। अब देखिए हर किसी की संस्कृति भी अलग होती है, कल्चर अलग होते हैं। आप उत्तराखंड का कल्चर उठाकर देख लें, वहाँ पर अलग कल्चर होगा। ठीक है, आप हरियाणा का कल्चर उठा के देख लें, वहाँ पर आपको अलग कल्चर मिलेगा। शादी की है अगर बात कर लें, उत्तराखंड में अलग तरीके से शादियाँ होती हैं, आप देखेंगे हरियाणा में अलग तरीके से होती हैं, यूपी में अलग तरीके से होंगी। हर जगह अलग अलग जो है कल्चर होते हैं और अलग अलग संस्कृति होती है। तो इस तरीके से जो है हर व्यक्ति दुनिया में अलग अलग दिखता है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस सॉरी। नेक्स्ट है एजुकेशनल यानी कि शैक्षिक। शैक्षिक रूप से भी हर कोई व्यक्ति अलग होता है। कैसे?
अब देखिए हर किसी व्यक्ति को एजुकेशन अलग अलग तरह से दी जाती है। अब जैसे कोई बच्चा हिंदी स्पीकिंग स्टेट में जन्मा हुआ है तो उसको जो एजुकेशन दी जाएगी उसी स्टेट के अकॉर्डिंग दी जाएगी और वो हिंदी में ही एजुकेशन ले रहा है, सपोज़ करो। और एक बच्चा है जो फॉरेन में पैदा हो रहा है सॉरी, और उसको जो एजुकेशन दी जा रही है वो इंग्लिश मीडियम में दी जा रही है, सपोज़। तो इन दोनों बच्चों की जो एजुकेशन है उसमें डिफरेंस हो गया। तो इस तरीके से बच्चे जो है एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं एजुकेशन के बेसिस पर भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इमोशनल, यानी कि सामवेगिक, जो आपके संवेग होते हैं, प्रेम करना, भय लगना, डर लगना, फियर, एंगर, लव, ये सारी चीज़ें आपकी इमोशन के अंदर आती हैं। आपके जो भाव हैं, आपके जो संवेग हैं, वो आपको हर किसी व्यक्ति से अलग बनाते हैं। ज़रूरी नहीं है आप जैसे हैं वैसे ही दुनिया होगी, या फिर ये ज़रूरी नहीं है कि दुनिया में हर व्यक्ति आपके जैसा होगा। तो हर कोई दुनिया में अलग अलग होता है, हम यही पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, और इसी को बोलते हैं हम व्यक्तिगत विभिन्नता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एज अ टीचर के लिए यहाँ पर क्या है, शिक्षक को हमेशा विभेदी अनुदेशन का प्रयोग करना चाहिए। विभेदी अनुदेशन यानी कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। अब ये डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन क्या होता है? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन मतलब होता है फ्रेंड्स कि बच्चों को अलग अलग तरीके से इंस्ट्रक्शन देना। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ, ये क्लियर है, इस नोट में ये चीज़ क्लियर है जो ऊपर लिखी थी। विद्यालय में यूनिफॉर्म यानी कि एक रूपता आवश्यक है, बट एक शिक्षक के लिए टीचिंग टेक्निक्स में यूनिफॉर्म यानी कि एक समान होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे की अलग अलग अभिरुचि होती है। इसलिए बच्चों की अभिरुचि के आधार पर शिक्षक को अलग अलग टीचिंग टेक्निक्स फॉलो करनी चाहिए। ये नहीं कि एक ही टेक्निक द्वारा सारे बच्चों को पढ़ाया जाए। यही है कि हर बच्चे को डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन देकर पढ़ाना है, अलग अलग इंस्ट्रक्शन देने हैं। क्यों? क्योंकि स्कूल में जो बच्चे होते हैं हर कोई अलग अलग बैकग्राउंड से आए होंगे, हर किसी का बुद्धि का लेवल अलग अलग होगा, हर किसी के समझने का तरीका अलग अलग होगा। अब जैसे अभी मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ, अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये चैप्टर मेरे पढ़ाने में समझ में आ गया। अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको यहाँ से पढ़ करके समझ में नहीं आया, तो वो किसी और जगह से पढ़ने की कोशिश करेंगे इसी टॉपिक को, है ना। तो इस तरीके से क्या होगा, ये डिफरेंट हो गए। तो एज अ टीचर क्या करना है कि हर बच्चे का जो इंटरेस्ट है, रुचि है, उसका जो कल्चर है, सारी चीज़ें देखनी है, उसका जो मेंटल लेवल है, उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, ये सब पहले पता करना है कि बच्चों को चीज़ें कैसे समझ में आ रही हैं, उसके बाद ही बच्चों को पढ़ाना है। जैसे आप समझते हैं कि जो टीचिंग मेथड्स होती हैं वो हमारी अलग अलग होती हैं, जैसे लेक्चर मेथड हो गई, इंडक्टिव मेथड हो गई, डिडक्टिव मेथड हो गई। ये जो मेथड है ये वाला चैप्टर हम अलग से पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। अब एक बच्चा ऐसा है जो लेक्चर मेथड से समझ जा रहा है, दूसरा बच्चा, अब ज़रूरी तो नहीं है कि क्लास में जितने भी बच्चे हैं वो लेक्चर मेथड से ही समझ जाएंगे, इसीलिए टीचर को अलग अलग टीचिंग मेथड्स का यूज़ करना है। इंडक्टिव मेथड, कुछ बच्चों को इंडक्टिव मेथड से समझ में आएगा, कुछ बच्चों को डिडक्टिव मेथड से समझ में आ रहा होगा, है ना, क्योंकि मेथड्स तो अलग अलग हैं। तो इसीलिए टीचर को सभी बच्चों का इंटरेस्ट पहले पता करना होता है, उनकी रुचि क्या है वो पता करना होगा, और उसके बाद ही बच्चों को पढ़ाना चाहिए अलग अलग टीचिंग टेक्निक्स का यूज़ करके, ताकि सभी बच्चों को समझ में आ सके। ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वैयक्तिक विभिन्नता का प्राथमिक कारक, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का जो प्राथमिक मेन कारण है वो क्या है, तो ध्यान रखिएगा, वो है आपका कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। अभी आपने देखा इंडिविजुअल डिफरेंसेस में हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक पढ़ा इनहेरिटेड जो कि है आपका आनुवंशिकता, दूसरा हमने पढ़ा था एक्वायर्ड, यानी कि जो हमने समाज से एक्वायर किया, यानी कि पर्यावरण से जो एक्वायर किया। तो इन दोनों के बीच की जो पारस्परिक क्रिया होती है वो ही इंडिविजुअल डिफरेंस का प्राथमिक कारक होती है। ऐसा नहीं है कि आप इसको ज़्यादा महत्व देंगे और इसको कम महत्व देंगे, ये इक्वल इम्पॉर्टेंस रखते हैं, और इन दोनों के बीच का जो पारस्परिक क्रिया है वही हमारा वैयक्तिक विभिन्नता का प्राथमिक कारक है। और सीटेट में ये क्वेश्चन एज इट इज़ उठ करके आया है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने ये अलग से लिखा है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है वैयक्तिक विभिन्नता के जनक, ये याद कर लीजिएगा, ये हैं आपके फ्रांसिस गाल्टन, और कभी कभी इनके नाम के आगे सर फ्रांसिस ऐसे करके भी आ जाता है, तो आपको याद कर लेना है, सर फ्रांसिस गाल्टन जो है वो वैयक्तिक विभिन्नता के जनक हैं। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कल से क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, कल आपकी 6th क्लास आ जाएगी। बाकी अगर आपके कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।